नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं देशोन्नति का खास कार्यक्रम जंग-ए-जिंदगी। आज तक हमने जंग-ए-जिंदगी में बहुत सी संघर्ष भरी कहानियां देखी है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो व्यक्तिमत्व उपस्थित है, उन्होंने लोगों के संघर्ष को समझकर उन्हें मदद करके उनका जीवन सफल बनाने में उनकी मदद की है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर रिजवान खान रुमवी की। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आपके कार्य के बारे में हम तो जानेंगे, आपके काम के बारे में जानेंगे। आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसमें मतिमंद बच्चों को आप हेल्प करते हैं, या फिर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं लोगों के, आप उनको भी मदद करते हैं। तो आपके काम के बारे में तो जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके बचपन की स्टोरी से। तो आपके बचपन के बारे में मुझे कुछ बताइए। मैम, बचपन जो है हमारा वो गिट्टी खदान में गुजरा है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम रिजवान खान रूमी है। मैं वेस्टर्न नागपुर कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और रूमवी फाउंडेशन का भी प्रेसिडेंट हूँ जी। और हम लोगों का पूरा ग्रुप है, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल है। हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, शोषित पीड़ित गरीब जनता की आवाज़ बनते हैं और उनके काम आने की कोशिश करते हैं। आपने सवाल किया मेरे बचपन से, तो बचपन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जी। बचपन हमारा गिट्टी खदान क्षेत्र में गुजरा। IBM रोड पे मेरा घर है और बचपन की यादें मेरी अभी भी वहीं पर ही जुड़ी हुई है। बचपन में हम लोग काफ़ी खेलकूद किया करते थे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो फिजिकल खेलकूद ज़्यादा होता था। बचपन में क्रिकेट बहुत खेलने का मौका मिला जी। आज के बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हम लोग फिजिकली ग्राउंड पे अपना वक्त बिताते थे। और फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फैमिली में 7 भाई है। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है। रूमवी फैमिली काफ़ी फेमस है वेस्टर्न नागपुर में। हम लोग 7 भाई है। 7 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से बड़े 6 भाई है। पापा है, मम्मी का देहांत हो गया 2013 में। 3 सिस्टर है और मैं खुद भी मैरिड हूँ। मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं मुझे। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है और फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है राजनीति में लोगों के काम करने के लिए। फाउंडेशन के जरिए लोगों के काम करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फैमिली की तरफ से जी। फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। स्पेशल भाई लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है काम करने के लिए, वो काफ़ी मदद करते हैं मुझे। लेकिन सर, आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई? पॉलिटिक्स में एंट्री का मैम कैसा है, मेरे जो पापा है, मेरे पापा पिछले 20 सालों से शोषित पीड़ित गरीब लोगों की आवाज़ बन के काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़ में। मेरे पिताजी भी काम करते हैं और मेरे घर पे सारे जाति सारे धर्म के लोग 20 साल से आते हैं। पिताजी काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैं देखता था वो काफ़ी मतलब पेशेंटों की बोलिए या शोषित पीड़ित गरीब लोगों की बोलिए वो काम करते थे। तो उनका देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर 2015 में मैंने यूथ कांग्रेस से अपने राजनीति के सफ़र की शुरुआत किया, जर्नी की। 2015 में यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने। उस टाइम बंटी छिड़के जी यूथ कांग्रेस के नागपुर के अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला मुझे। उसके बाद में 2015 से राजनीति के सफ़र की शुरुआत हुई और काम करते करते आज 2025 आ चुका है। 10 साल हो चुके हैं मुझे यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में काम करके। काफ़ी बार आंदोलन मोर्चे में मैं सहभागी रहा कांग्रेस पार्टी के। काफ़ी बार गिरफ्तारी भी हुई मेरी। अच्छा। पुलिस ने काफ़ी बार गिरफ्तार करके लेके गया। 135 के गुने भी दाखिल हुए जनता के हित में काम करते हुए, लड़ते हुए, आंदोलन या फिर करते हुए। हाँ, काफ़ी बार जेल में भी बिठा के रखा गया लोगों के संघर्ष के लिए, जबकि हम अच्छा काम करते, लोगों के लिए लड़ते। हम जो आंदोलन मोर्चे करते, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक अधिकार है हमारे पास, जो हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आंदोलन मोर्चे करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक के, गली से लेकर दिल्ली तक के। लेकिन उस पीरियड में भी हमको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हमको हमारे ऊपर में गुने दाखिल किए जाते हैं, हमको बैठा के रखा जाता है जेल में, लॉकअप में बैठा के रखा जाता है। लेकिन बहरहाल हम लोग ये चीज़ों से नर्वसनेस नहीं होती, इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है, जज्बा और बढ़ता है, काम करने की और ताकत मिलती है, क्योंकि जनता जनार्दन हमारे साथ में है। हम उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए लड़ते भिड़ते हैं, तो हमको जनता का काफ़ी सपोर्ट है। खास करके मुझे बहुत सपोर्ट है मेरे क्षेत्र की जनता का। जी, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें जनता का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है और रहना भी चाहिए। ये लोगों के लिए एक बहुत समझने वाली चीज़ है कि अगर कोई आपके लिए मतलब अपनी जान न्यौछावर कर रहा है तो आप उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो हम देशोन्नति भी अपील करते हैं लोगों को। लेकिन
सर आपने जैसे बताया कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री अभी कैसी रही, लेकिन आप घर से सबसे छोटे बेटे हैं, तो ऐसा होता है कि बड़े भाइयों को थोड़ा डर होता है या फिर माता पिता को थोड़ा डर होता है कि ये अभी पॉलिटिशियन बन रहे हैं तो मतलब बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, तो इन्हें मतलब होता है ना कि छोटा बच्चा जो होता है घर का, उन्हें सबसे संभाल के रखा जाता है, तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ है कभी? हाँ देखिए, घर में छोटा हूँ तो सबके लाड़का तो ज़रूर हूँ मैं, भाइयों का, बहनों का, पापा का, मम्मी के भी बहुत लाड़का था मैं जी। तो भाई लोग और पापा और बहनें काफ़ी प्राउड फील करते हैं, अच्छा काम करते हैं उनको दिखता हुआ। अभी 2 फरवरी को ही मेरा बर्थडे था, आज से 4 दिन पहले। तो बर्थडे में काफ़ी दोस्तों का प्यार मिला मुझे, काफ़ी दोस्तों का सपोर्ट और समर्थन मिला। देर रात 12 बजे से काफ़ी सारे केक्स वगैरह कटे और दूसरे दिन 2 तारीख को सुबह से रात तक कंटिन्यू फ्रेंड्स घर पे आए मिलने जुलने के लिए, काफ़ी सारे गुलदस्ते दिए, मोहब्बत का नजराना दिए मुझे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये चीज़ें कमाया हूँ, मतलब लोगों के काम करके मुझे इतना जो प्यार मिलता है लोगों का, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमाया हूँ। और मेरी जो फैमिली है उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारे भाई ने, मेरे पापा को भी प्राउड फील होता है कि हमारे बेटे ने कुछ कमाया है पॉलिटिक्स में, कुछ बना है करके, इतना सारा प्यार उसको जो मिलता है। तो घर वालों का मैडम काफ़ी सारा सपोर्ट रहा है हमेशा। मैं खुद एक कारोबारी हूँ, मेरी किराने की होलसेल शॉप है और टोटल हम लोगों की 6-7 ब्रांच है वेस्ट नागपुर में, रूमवी ग्रुप के नाम से। अलग अलग मेडिकल स्टोर है, किराने की होलसेल शॉप और अलग अलग शॉप है सब भाइयों की। तो हम लोग कारोबार करने के साथ साथ जो है लोगों की हेल्प करने का भी काम करते हैं। और भाइयों के साथ साथ हमारा पूरा ग्रुप है, पूरे फ्रेंड्स लोग हैं मेरे पीछे, वो फ्रेंड्स की भी बहुत बड़ी ताकत है मेरे साथ में। हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं और सबके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ता हूँ और लोगों के काम करने की कोशिश करता हूँ जी। सर अभी आपने मुझे अपने घर के बारे में बताया, पॉलिटिशियन कैसे बने ये बताया, लेकिन आपके फाउंडेशन के बारे में अब तक आपने मुझे नहीं बताया, तो रूमवी फाउंडेशन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एक्चुअल में रूमवी फाउंडेशन जो है ये हमारे धर्मगुरु है हमारे। रूमवी फाउंडेशन जो है रूमी बाबा, जिनका दुर्ग में दरगाह है, मज़ार है, उनके नाम से फाउंडेशन है। हमारे सूफी संतों ने भी ये पैगाम दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई हम सभी है आपस में भाई भाई। आप अगर से नागपुर की बात करें तो संत ताजुद्दीन बाबा की भूमि है यहाँ पर। ताजुद्दीन बाबा की भूमि पे आप देखेंगे तो सारे समाज के, सारे धर्म के लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ में जाते हैं और उनकी दुआएं, मुरादें पूरी होती है वहाँ से। तो सूफी संतों ने हमेशा ये पैगाम दिया है कि जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करो, क्योंकि जितने भी सूफी संत हुए हैं तो उन्होंने भी अपने हयाती में काफ़ी सारे शोषित पीड़ित गरीब लोगों का काम किया है, उनकी मदद की है और दुआएं ली है। तो हमारे जो हज़रत थे रूमी बाबा, उन्होंने भी अपने जीवन में बलिदान और त्याग देकर काफ़ी सारे गरीबों की मदद की है, इसलिए हमने फाउंडेशन का नाम रूमी फाउंडेशन रखा है उन्हीं के नाम के ऊपर। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे, हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल के हम लोग भी जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं। जो मतिमंद बच्चे रहते हैं उनके स्कूल में जाके, हमारी जीवनधारा मतिमंद स्कूल है, मतलब हम वो स्कूल से जुड़े हुए हैं, वहाँ की जो संस्था है वो संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमेशा वो स्कूल में हम लोग जाते आते रहते हैं, बच्चों को काफ़ी हेल्प करते हैं वहाँ पे। अलग अलग प्रोग्राम्स में वहाँ पे हम लोग सहभागी होते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है वो भी वहाँ पे अलग अलग तरीके से हेल्प करता है मतिमंद बच्चों की। अभी न्यू ईयर में हमने नए साल में, न्यू ईयर के अंदर में हमने नए साल में जो फुटपाथ के ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनको नए कपड़े दिला कर दिया, उनको शूज़ वगैरह दिला के दिया, वो प्रोवाइड करके दिया। इसके अलावा उनके घर के अंदर राशन की किट्स नहीं थी, उनको राशन की किट्स हमने अवेलेबल करवा कर दिया। और हमने देखा कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम्स है। तो न्यू ईयर में लोग, नए साल में हमने देखा है कि बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, लेकिन हमारा जो ग्रुप है हम लोग न्यू ईयर मनाने झोपड़पट्टी के अंदर जाते हैं, उनके साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ में बैठते हैं और उनको क्या ज़रूरत की चीज़ें लग रही है वो प्रोवाइड करके देने की हम लोग कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनको हेल्प करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये फाउंडेशन के मार्फत हमारा काम है। अभी हमने संक्रांत में गाड़ियों के ऊपर तार बांधने का काम किया, ट्रैफिक पुलिस, नागपुर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, कि लोगों के गर्दन पे मंजा ना आए और गर्दन ना कटे, उनकी जान ना जाए। तो एक सेफ्टी बेल्ट भी हमने गले के ऊपर बांध कर दिया। तो फाउंडेशन के मार्फत बहुत सारे शोषित पीड़ित गरीब लोगों की, विकलांग बच्चों की, मतिमंद बच्चों की हेल्प हो जाती है। और हमारी कोशिश भी रहती है कि हमारे फाउंडेशन के मार्फत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की हेल्प करें और उनकी दुआएं लें।
लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप कारोबारी हैं, जी। आप होलसेल किराना दुकान जी। की चलाते हैं, लेकिन आपने ये फाउंडेशन शुरू करने की सोच आपको कहाँ से आई? आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे अभी इनकी हेल्प करनी चाहिए अगर मैं कर सकता हूँ तो? जी, फाउंडेशन बोलिए या एनजीओ या संस्था बोलिए, तो इनका काम ही रहता है कि लोगों की मदद करना। जी। तो हम लोग काफ़ी मतलब पॉलिटिकल रूप से हेल्प करते थे लोगों की, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो सीनियर है, उन्होंने मुझे बोला कि एक आप फाउंडेशन खोलिए, वो फाउंडेशन के ज़रिए आप काफ़ी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमने फाउंडेशन खोला, रूमी फाउंडेशन। उसमें हमारा पूरा ग्रुप है, हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं उसके अंदर में। हम लोग सब मिलकर वो फाउंडेशन की स्थापना की हमने। और फाउंडेशन बनाने के बाद, जब से हमने फाउंडेशन बनाया है, तब से मैडम काफ़ी लोगों की हेल्प हो रही है, काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है फाउंडेशन के मार्फत। शोषित पीड़ित गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेंगी कि हमारे फाउंडेशन के ज़रिए हम लोगों के घर तक पहुंच सके, एक्चुअल में लोगों को क्या प्रॉब्लम है हम जान सके और लोगों की मदद कर सके। फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य और मकसद हमारा यही है। सर आप 8-10 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने फाउंडेशन के बारे में बताया, लेकिन किसी को अगर आपके फाउंडेशन तक पहुंचना हो, मतलब किसी को कोई दिख गया और उनको बताना हो कि ये आप इनकी मदद कीजिए, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? एक्चुअल में हमारा मोबाइल नंबर जो है वो मैक्सिमम वेस्ट नागपुर, हमारा जो विधानसभा है, हमारे वेस्ट नागपुर विधानसभा में मैक्सिमम लोगों के पास में मेरा और मेरे ग्रुप का नंबर है। हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। और सोशल मीडिया पे भी हम लोगों का नंबर वगैरह, हमारे फाउंडेशन का जो पेज है वो इंस्टाग्राम पे भी है, रूमी फाउंडेशन नाम से, वहाँ पे भी हमारा मोबाइल नंबर वगैरह है। तो आसानी से हमारा मोबाइल नंबर, हमारे ग्रुप्स के जो मेंबर्स है फाउंडेशन के, उनका नंबर आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, उनको मिल जाता है। और मेरा ऑफिस जो है वो ऑफिस IBM रोड गिट्टी खदान क्षेत्र में है। एक बोरगांव प्रशांत कॉलोनी में भी मेरा ऑफिस है। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो जानते हैं, तो ऑफिस में भी पहुंच जाते हैं प्रॉब्लम्स लेके। काफ़ी सारे लोग फ़ोन कॉल कर देते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, तो मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ या रिप्लाई दे देता हूँ उनको, तो आसानी से वो पहुँच जाते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि विकास ठाकरे जी के आप बहुत करीबी हैं, तो उनका आपको किस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, या फिर वो किस प्रकार से आपको हेल्प कर पाते हैं इन सब कामों में? देखिए 2015 से मैंने यूथ कांग्रेस से अपने सफ़र की, राजनीतिक पॉलिटिकल सफ़र की 2015 से शुरुआत किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त बंटी शेड़गे जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उस पीरियड में यूथ कांग्रेस के ज़माने में हमको उनका भी बहुत मार्गदर्शन और सपोर्ट मिला। लेकिन जब से मैं 2017 से, मतलब 2 साल यूथ कांग्रेस में काम करने के बाद 2017 से मैंने नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवेश किया, और माइनॉरिटी सेल का मैं प्रेसिडेंट हूँ 2017 से वेस्ट नागपुर का। तो 2017 से मैं विकास ठाकरे साहब के साथ में हूँ, वो हमारे नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है, और हमारे पश्चिम नागपुर विधानसभा के एक शोषित पीड़ित गरीब जनता की बुलंद आवाज़ वाले आमदार है। यानी एक ऐसे आमदार जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो हर प्रकार के लोगों की मदद करने का काम करते हैं, सबके फ़ोन उठाते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो विकास भाऊ के आमदार बनने के बाद में हम लोगों को जो हेल्प मिली है वो काफ़ी सारी मिली हेल्प, क्योंकि उनके आमदार बनने के बाद में हम लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी पावर मिला है, हमारे भी कंधे मजबूत हुए उनके आमदार बनने के बाद। अभी पश्चिम नागपुर की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि दूसरी बार भी उन्होंने हमारे विकास ठाकरे साहब को आमदार बनाया, और विकास भाऊ दूसरी बार भी आमदार बने। तो हमारी कोशिश रहेंगी कि 10 साल भी, ये आने वाला जो 5 साल है और पिछला जो 5 साल है ना, दूसरा टर्म जो है आमदार का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करें। वेस्ट नागपुर में विकास भाऊ ने बहुत सारे स्ट्रीट लाइट के काम, गडर लाइन के काम, रोड के काम, आई ब्लॉक गट्टू के काम, समाज भवन के काम, अलग अलग धार्मिक स्थल के काम, काफ़ी सारा डेवलपमेंट उन्होंने जो है सौंदर्यकरण किया है। तो हमारी कोशिश रहेंगी कि जो पिछले 5 साल में हमसे जो काम छूटे हुए हैं, तो आने वाले 5 साल में हम लोगों को काम करने की पूरी कोशिश करें। आपने मुझे सवाल किया कि विकास भाऊ का किस प्रकार से आपको मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं आपको तफसीर से बताता हूँ कि मैं उनका छोटे भाई जैसा हूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे गुरु है वो, मेरे पिता तुल्य है विकास भाऊ। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, वो सम्मान करता हूँ। हमेशा से मुझे उनसे मोटिवेशन मिला है, और जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ 2017 से, तो मुझे ऐसा एक भी बार याद नहीं है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की या मेरे बोलने पे किसी की मदद नहीं की। छोटे से छोटा काम रहे, बड़े से बड़ा काम रहे, हमेशा लोगों की मदद करते हैं, हमेशा लोगों के काम करते हैं, हमेशा लोगों के काम आते हैं। और जहाँ भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है, हम उनको बुलाते हैं कि विकास भाऊ आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर जहाँ आपने विधानसभा की जनता को ये प्रॉब्लम है,
वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। यानी कभी उनके अंदर हमने घमंड तकब्बुर नहीं देखे, हमेशा शोषित पीड़ित गरीब लोगों के साथ में उनको देखे, गरीबों के काम करते हुए उनको देखे, तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिला। एक अच्छे राजनीतिक गुरु के रूप में मैंने विकास भाऊ को चुना और मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे नेता को मैंने चुना जो हमेशा मुझे और मेरे ग्रुप को, मेरे समाज को, मेरे क्षेत्र को मदद करते हैं। जी, तो मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जी, मैंने सुना है कि आप एनएमसी के लिए भी अभी इच्छुक है, तो उसका मेन कारण क्या है? मैडम, 2019 में हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका का बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे क्षेत्र की जनता ने मांग की थी, माननीय आमदार विकास ठाकरे जी जो हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनको और सीनियर कांग्रेस के नेताओं को मांगनी की थी कि रिजवान रूमी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, नगर सेवक की टिकट दी जाए। 2019 के मनपा के उपचुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म भी दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो एबी फॉर्म फिर मुझे समझाया गया कि इस बार आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट मत करो, आपको आने वाले वक्त में हम लोग कॉर्पोरेटर की टिकट देंगे। किसी कारणवश फिर मैंने वो एबी फॉर्म मेरा कांग्रेस पार्टी का वापस लिया और चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपक्ष निर्दलीय फॉर्म डाल दिया था कि मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा, लेकिन फिर सीनियर कांग्रेस के नेताओं के बोलने पर, मेरे क्षेत्र की जनता के बोलने पे मैंने वो अपक्ष उम्मीदवारी का फॉर्म भी वापस लिया। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे, वरिष्ठ नेताओं पे और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आमदार साहब पे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी लगन को देखते हुए और जो मैं सुबह से रात तक जनता के काम करता हूँ, मेरे वर्क को देखते हुए इस बार मुझे ज़रूर पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा। अगर से पार्टी की तरफ से मुझे मौका मिला तो मैं पूरी ताकत के साथ में मेरे क्षेत्र की जनता के साथ में मिलकर मैं इलेक्शन पार्टिसिपेट करूंगा और चुनाव लड़ूंगा और लड़ने के बाद और दुगनी ताकत से शोषित पीड़ित गरीब लोगों की आवाज़ बनकर काम करूंगा और क्षेत्र के लोगों की मदद करूंगा। जिस समाज को ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है जो मतलब जो दबे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ काम कर सके और उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मदद कर सके, क्योंकि सबकी ज़िंदगी तो वो खुद अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, कोई उनको ऐसा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन बस उन्हें एक हिम्मत देने वाला चाहिए होता है जो हमें नहीं मिल पाता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सर, थोड़ा हटके मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे हम देखते हैं कि हर कोई ना कुछ पाने के लिए कुछ करता है, मतलब ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर देता और दूसरों की मदद तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दिल चाहिए ये काम करने के लिए। लेकिन मतलब आप इतने 8-10 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपको पर्सनल लेवल पे क्या मिला है? देखिए, पर्सनल लेवल पे मुझे लोगों की दुआएं मिली, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, बड़े बुजुर्गों का प्यार मिला, फैमिली का प्यार मिला, मेरे वाइफ का, बच्चों का प्यार मिला। वो लोग भी मुझे देखते हैं तो प्राउड फील करते हैं। मेरी वाइफ देखती है जब कि मेरे हस्बैंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत प्राउड फील करती है। मेरे बेटे दोनों भी देखते हैं तो उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। क्षेत्र की जो मेरी जनता है, जो मेरे दोस्त है, हमारा जो ग्रुप है, उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। और आपने मुझे बताया कि आपको क्या मिला, तो आपके देश उन्नति चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 के बाई इलेक्शन में जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने के बाद मुझे पक्ष के सीनियर नेताओं ने समझाया कि इस बार आप पार्टिसिपेट मत करो, अगली बार आप चुनाव लड़िए, हम आपको मौका देंगे। तो 2019 के ही उपचुनाव में मेरा टिकट कटने के बाद मुझे माननीय शहर अध्यक्ष और आमदार साहब की तरफ से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी 2019 में, जिसमें नितिन राउत साहब पालक मंत्री थे नागपुर जिले के। तो उस वक्त मुझे पश्चिम नागपुर राशनिंग दक्षता कमेटी का महाराष्ट्र शासन का समिति का चेयरमैन बनाया गया, पश्चिम नागपुर विधानसभा का। मैं सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष था उसका। उस वक्त मेरी उम्र थी 30-31 साल के करीब। तो नागपुर में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट था मैं, जो बोर्ड की कमेटी में चेयरमैन बन के बैठा था और डिप्टी कलेक्टर के साथ में मुझे बैठने का उस वक्त मौका मिला। और पुरवठा विभाग के जितने भी अधिकारी है उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। वो बहुत बड़ी पोस्ट थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। टोटल 11 लोगों की हमारी कमेटी थी। वो 11 लोगों की कमेटी में मेरे साथ में 6 से 7 नगर सेवक थे। वो नगर सेवक भी मेरे साथ में थे कमेटी में। 10 लोगों की मेंबरशिप की बॉडी थी और एक प्रेसिडेंट था, जो मुझे पद मिला था प्रेसिडेंट का। मैं सबसे कम उम्र का था उसमें मैडम। अच्छा। बाकी जितने मेरे सदस्य थे सब मुझसे बड़े थे उम्र में। तो ये पार्टी की तरफ से मुझे मिला, इसलिए मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। और अच्छे अच्छे एनजीओ संस्था वाले या क्षेत्र के लोग हमेशा मेरा स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सत्कार करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे मान सम्मान मिलता है
और काफ़ी प्रोग्राम्स में मुझे मान सम्मान और इज्जत मिलती है, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है, उससे मेरे कंधे और मजबूत होते हैं। और मेरी स्कूल की जो तालीम है वो गुलाम नबी आज़ाद स्कूल HS उर्दू प्राइमरी स्कूल से हुई। तो आज भी उस स्कूल में, यानी स्कूल छोड़ने मुझे काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उस स्कूल में मुझे झंडा वंदन करने के लिए बुलाया जाता है। मेरे हाथ से फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस स्कूल में जिस मास्टर मुझे बचपन में डांटते थे आज वही मास्टर लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, झंडा वंदन करने मुझे बुलाते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। मास्टर अगर से उस वक्त डांटते थे तो हमको बुरा ज़रूर लगता था कि टीचर्स हमको डांट रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज हमको लगता है कि उस वक्त की जो डांट थी वो बहुत सही थी, उनकी डांट ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया आज। तो मैं झंडा वंदन करने भी जाता हूँ तो सब सर को, स्कूल के जितने भी मेरे सर है, प्रिंसिपल, सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि माँ बाप के बाद उस्ताद का ही जो है वो एक लेवल, जो पद जो रहता है वो माँ बाप के बाद उनका ही मर्तबा सबसे बड़ा होता है। तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ स्कूल में जाके, और प्राउड फील करता हूँ कि जिस स्कूल से मैंने तालीम हासिल किया उसी स्कूल में मुझे इतनी इज्जत मिलती है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और आपके जो टीचर्स रहे होंगे उनके लिए भी। तो सर, अभी एज ए पॉलिटिशियन और एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपके अगले प्लान्स क्या है? अगले प्लान्स ये है, हमारे जो बेवा बच्चियाँ है जिनके माँ बाप गुजर गए, उनकी शादियाँ करवाने का हमारा प्लान्स है मैडम। मतलब हमारा पूरा ग्रुप से, मैं अकेला नहीं हूँ, हम लोग सब आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कंट्रीब्यूशन करने के बाद में हम लोग शोषित पीड़ित गरीब लोगों की मदद करते हैं। मेरी फैमिली के मेरे भाई लोग भी मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। इसके अलावा बहुत सारे मुझसे जुड़े हुए, मेरे फ्रेंड से जुड़े हुए अच्छे लोग हैं, उनको भी मैं जब भी फ़ोन कॉल करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, कि ये गरीब का मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन का काम है, या किसी को ब्लड लग रहा है, या किसी गरीब बच्ची की शादी है, या किसी विकलांग बच्चे का या किसी मतिमंद बच्चे का इलाज करवाना है, तो वो लोग भी मुझे फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। तो बूंद बूंद बन के जो बोलते हैं हम, के समुंदर बनता है, तो वैसा ही बूंद बूंद बन के हमारा समुंदर है, और समुंदर में हमारे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलके ही हम लोग एक दूसरे की ताकत बन के लोगों की हेल्प करते हैं। आने वाले बहुत सारे हमारे दिमाग में कुछ बातें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेवा यतीम बच्चियों की शादी करना है हमको। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन के काम है, उसमें हमको बच्चों के ऑपरेशन करना है। इसमें हमको हमारे माननीय आमदार साहब विकास ठाकरे जी, जो हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु है, पॉलिटिकल गुरु विकास, वो हमारे, तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिलता है। उनके बेटे हैं केतन ठाकरे जी, उनका भी बहुत मार्गदर्शन सपोर्ट हमको मिलता है, केतन भाई का, वो भी बहुत हेल्प करते हैं हमको इन चीज़ों के अंदर। तो ऐसा करके हम लोग काफ़ी सारे प्लान्स आगे प्लानिंग करने वाले हैं, और आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चों के मतलब बहुत सारे बच्चों के भी ऑपरेशन है, कुछ छोटे बच्चों के ब्लड कैंसर के भी काम हमारे पास में है, बड़े बुजुर्गों के मोतियाबिंद के आँखों के ऑपरेशन के काम है, वो भी हमको करना है आगे चल के। इसके अलावा क्षेत्र में हम लोग डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारी क्षेत्र की जनता को किस तरीके से हम लोग राहत दे सकते हैं, जहाँ पे पानी नहीं आ रहा वहाँ पे पानी की लाइन डालना है हमको, हमारे माननीय आमदार साहब के आमदार निधि से। कुछ काम बचे हुए हैं, बहुत सारा काम तो उन्होंने कर दिया है, वेस्टर्न नागपुर में काफ़ी सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, इसीलिए उनको जनता ने दूसरी बार आमदार भी चुन कर दी है। लेकिन जो बचे हुए काम है वो हमको बहुत सारे करना है और लोगों को राहत देना है। तो हमारी आगे कोशिश रहेंगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आगे हमारी कोशिश रहेंगी कि हमारे क्षेत्र में जो छूटे हुए काम है वो काम हम लोग करें। और बहुत सारे काम मुझे लोगों ने भी बताया है इलेक्शन के दरमियान, जब मैंने कैंपेनिंग किया 2024 का जो अभी 25 में था ना चुनाव, 2025 का जो अभी इलेक्शन हुआ है हमारा, नहीं 24 में था ना विधानसभा चुनाव, लास्ट में था ना जी, हाँ 2024 का लास्ट का जो हमारा विधानसभा का चुनाव रहा। तो चुनाव के दरमियान हमने जब कैंपेनिंग किया तो कैंपेनिंग में भी काफ़ी सारे लोगों ने हमें काम बताया है। तो छूटे हुए काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में अच्छा पानी मिले, लोगों को शुद्ध और साफ़ सुथरा पानी मिले, उसका हमारा प्रयास रहेगा। हर क्षेत्र में शिवर लाइन का काम जो बाकी है थोड़ा थोड़ा, मतलब काफ़ी सारी जगह तो हमने कर दिया है, लेकिन जो छूटे हुए काम है वो करने की हमारी कोशिश रहेंगी। समाज भवन बनाने का हमारा संकल्प है, काफ़ी सारे जगह हमने समाज भवन बनाया है माननीय आमदार साहब के आमदार निधि से। आने वाले वक्त में समाज भवन भी हमको बनाना है जहाँ पे गरीब बच्चियों की हम लोग निःशुल्क शादी करवा सके। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में काम है। और मैं राशनिंग कमेटी का चेयरमैन रहा तो काफ़ी सारे लोगों के राशन कार्ड मैंने बना के दिया। और खास करके मैडम आपको बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं जब राशनिंग कमेटी का अध्यक्ष था
तो मैंने ब्लैक मार्केटिंग पूरी बंद कर दिया था। गरीबों का जो राशन जो जाता था, जो गरीबों को राशन बरोबर नहीं मिलता था, उस पर मैंने पूरी तरीके से लगाम लगा दिया था। मैं जब चेयरमैन था तो मैंने अपने पद का पूरा उपयोग करा और एक एक घंटे में राशन कार्ड बना के देता था, जो कि नागपुर शहर में रिकॉर्ड है। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक एक घंटे में भी हमने मरीजों को राशन कार्ड बना के दिए। हमारे पास में ब्लड कैंसर के पेशेंट आते थे और बोलते थे कि हमारे घर के फैमिली मेंबर से बेड पे एडमिट है, हमको अर्जेंट राशन कार्ड की जरूरत है। तो मैंने, मेरे साथीदारों ने, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई सत्यम सोडगिर भी आए जो सामने बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ में मिलके काफ़ी सारे लोगों के राशन कार्ड बना के दिया है। हमने एक एक घंटे में भी लोगों के राशन कार्ड बना के दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही गरीब लोगों की दुआएं हैं, जिनकी दुआओं के बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी कोशिश रहेंगी कि आगे भी मैं शोषित पीड़ित गरीब लोगों की मदद कर सकूँ, क्षेत्र में जनता के डेवलपमेंट के विकास के लिए कार्य कर सकूँ और उनकी दुआएं लूँ। यही मेरा संकल्प है आगे। जी, आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए देशोन्नति की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। लोगों की दुआएं आपके साथ है। थैंक यू मैम। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नति न्यूजवर।